अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। बायोलॉजी फ्रॉम 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब आती है तो उसको किस तरह से टैकल किया जाता है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और किस मेथड के थ्रू सॉल्व किया जाता है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके कुछ स्टेप्स होंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के। और सबसे पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड है द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड। वो साइंसी तकनीक या फिर वो साइंसी तरीक़ेकार जिसके थ्रू जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं उनको हल किया जाता है, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। बायोलॉजिकल मेथड ऐसा मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें, बायोलॉजिकल मेथड कहलाएगा। नेक्स्ट हैं स्टूडेंट, इसके स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम जो हैं एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है सबसे पहले आपने उसको रिकग्नाइज करना है कि प्रॉब्लम आया कि है क्या चीज़। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लेके आनी है, उसको ऑब्जर्व करना है। इसके क्या मस्बत पहलू हैं, इसके क्या मनफी पहलू हैं, क्या डाटा है, इसमें क्या गिवन है हमारे पास, ये सारा आपने ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस, आप फिर एक स्टेटमेंट दे देंगे जिसको हाइपोथेसिस बोलेंगे। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन होगी। आपने डिडक्ट करना है कि आया कि इफ़ देन एल्स का आपने लॉजिक लगाना है यहाँ कि अगर ये ठीक है तो क्यों ठीक है, अगर ठीक होगी तो क्या होगा, अगर गलत है तो क्या होगा, ये सारा आपने यहाँ लगाना है डिडक्शन में। फिर आपने उसको एक्सपेरिमेंट के लिए भेज देना है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद अगर वो सही हो जाए तो फिर आपने रिज़ल्ट को समराइज़ करना है, फिर आपने उसकी रिपोर्टिंग करनी है मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, सेमिनार्स वगैरह में, सारी आपने उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप है वो है रिकग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आपने सबसे पहले रिकग्नाइज करना है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है हम ये देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि बंदे इंसान के खुद के जहन में आ जाता है या फिर किसी ने उससे पूछा होता है। सपोज करें इफ़ आई एम ए बायोलॉजिस्ट, या तो मुझसे किसी ने कोई सवाल किया होगा या फिर खुद से मेरे जहन में कोई क्वेश्चन आ जाए, उस वो जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस, कोविड-19 जो प्रॉब्लम आई थी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। उसको फिर इन स्टेप्स को सामने रखते हुए हमने उसका सोल्यूशन निकाला। ठीक हो गया स्टूडेंट। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो वो बायोलॉजिकल मेथड अडोप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, दैट इज़ एदर आस्क्ड बाय समवन, जो कि कोई पूछता है या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से आ जाता है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कोई भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्टेप है, जो सेकंड स्टेप था वो है ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट स्टेप में जो है ना बायोलॉजिस्ट वो या फिर जो साइंटिस्ट वो ऑब्जर्व करेगा। बायोलॉजिस्ट या जो होगा, जो भी बायोलॉजिस्ट होगा वो अपना जो नॉलेज होगा उसका वो खुद को उसको रिकॉल करेगा या फिर उसके जो ऑब्जर्वेशन मेक की होंगी उसको वो माइंड में लेके आएगा। तो जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो 5 सेंसेस से बनेंगी। 5 सेंसेस टेक पार्ट करेंगे इन मेकिंग ऑब्जर्वेशन। वो कौन कौन सी सेंसेस हैं? सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ टच। इन 5 सेंसेस के थ्रू कोई भी चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, बायोलॉजिस्ट भी इसके थ्रू ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट, जो ऑब्जर्वेशन है ये 2 तरह की होती हैं, इट कैन बी क्वालिटेटिव एंड इट कैन बी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या फ़र्क होता है। एक स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो क्वांटिटेटिव होती है वो मोस्ट ज़्यादा ऑथेंटिक होती है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। क्यों होती है ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए होती है कि इसमें हमें क्वांटिटी प्रोवाइड की जाती है, एग्जैक्ट क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी में हमारे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती, ये मेजरेबल नहीं होती। क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव होती है वो मेजरेबल होती है, इसीलिए ये ज़्यादा अथेंटिक होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इनका डिफरेंस क्या है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में।
क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट, इनकी एग्जांपल के थ्रू उसने डिफरेंस बताया हुआ है हमें। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। क्वालिटेटिव में उसने बता दिया जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत वो ठंडा होता है। जी ऐसे ही है बिल्कुल, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट अगर क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। उन्हें बता दिया नंबर की फॉर्म में कि 0 डिग्री सेल्सियस है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का। एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस में हमें एग्जैक्ट फिगर्स मिल रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा अथेंटिक है। नेक्स्ट उसने एग्जांपल दिया सेकंड, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर दैन अ लीटर ऑफ एथानॉल। जो वाटर का लीटर है वो एथानॉल की निस्बत ज़्यादा हैवियर है। और आगे बात की है उसने, अ लीटर ऑफ वाटर वेज 100 ग्राम, 1 लीटर जो वाटर का होगा वो 100 ग्राम्स के बराबर होगा। एंड अ लीटर ऑफ इथानॉल वे इज़ 789 ग्राम, जो एथानॉल होगा वो 789 ग्राम्स का होगा 1 लीटर। ये देखें इसमें हमें एग्जैक्ट नंबरिंग मिले, इसमें सिर्फ क्वालिटी बताई कि आया कि वो फ्रीजिंग पॉइंट कोल्डर है या फिर हॉट है, इसका डिफरेंस बता दिया उसने, वेट का बता दिया, ज़्यादा हैवी और जो कम हैवी है। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, जो ऑब्जर्वेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को फार्मूलेट किया जाएगा। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आपने ऑब्जर्व किया है ना उसकी आपने एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे देनी है, उसको आप हाइपोथेसिस का नाम दे देंगे। जो ऑब्जर्वेशन होंगी बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अंटिल दे ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन। जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होती हैं वो तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बनेंगी जब वो रिलेटेड टू अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन से रिलेट कर जाएं। अगर वो किसी क्वेश्चन से रिलेट नहीं करेंगे वो आपके पास साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं होंगी। तो बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, अपना ऑर्गेनाइज करेंगे, जितना भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी डाटा की फॉर्म में उनको वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फिर एक स्टेटमेंट डेवलप करेंगे। वो जो स्टेटमेंट होगी वो हाइपोथेसिस कहलाएगी। हाइपोथेसिस की कैन बी ट्रू और कैन बी फॉल्स। हाइपोथेसिस के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हाइपोथेसिस जो आपने स्टेटमेंट दे दी वो सही हो या फिर वो गलत हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाइपोथेसिस कैन बी ट्रू एंड कैन बी फॉल्स, ये हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक है एक। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं हाइपोथेसिस की हमारे लेक्चर में, कोर्स में, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इट शुड बी ए जनरल स्टेटमेंट। ये सिंपल स्टेटमेंट होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट जो कि आम फहम बंदा हर कोई समझ सके उसको। नेक्स्ट है इट शुड बी ए टेंटेटिव आइडिया। ये कोई भी एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, मफरूज़ा होना चाहिए ये। नेक्स्ट है इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो आपने ऑब्जर्व किया है उसको ये एग्री करना चाहिए, उससे ये डिसएग्री ना हो। आपने ऑब्जर्व कुछ और किया है और हाइपोथेसिस आपने कुछ और दे दिया, ये जो है ना एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए, दोनों एक दूसरे के मुताबिक होने चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। आपने हाइपोथेसिस को सिंपल रखना जितना हो सके। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिएबल। ये जो है ना आप इसको टेस्ट भी कर सकें। जो हाइपोथेसिस अगर आपने हाइपोथेसिस दे दी उसकी टेस्टेशन भी होनी चाहिए, उसको आपने टेस्ट भी करने के काबिल हो और उसको गलत भी साबित किया जा सके। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस फॉल्स, अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करने का मेथड भी होना चाहिए। जो फोर्थ स्टेप था बायोलॉजिकल मेथड का वो है डिडक्शंस। डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। जिसके बाद लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रिजल्ट होंगे इसके, वो डिडक्शन हो गया। आपने डिडक्ट करना है आया कि ये ठीक है, जो आपने हाइपोथेसिस दिया है वो ठीक है या फिर गलत है। इसमें आपने इस्तेमाल करना है इफ़ देन एल्स का। फॉर दिस पर्पस हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर ड्रॉन फ्रॉम इट। आप क्या करते हैं, आप कह देते हैं कि जो मैंने हाइपोथेसिस दिया है वो ठीक है और उससे फिर आप रिजल्ट निकाल लेते हैं। Generally in biological method, in a particular hypothesis true, then one should expect deduction a certain result, thus involves the use of if then logic। अगर आपने किसी की भी चीज़ को जो है ना उसका आपने हाइपोथेसिस को ट्रू ले लिया तो आप फिर बाद में क्या करेंगे, जो लॉजिक इस्तेमाल करेंगे वो इफ़ देन एल्स की इस्तेमाल करेंगे, इफ़ देन लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। सपोज करें अगर मैंने कह दिया, कोई भी बायोलॉजिस्ट कह दे कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मैंने एक हाइपोथेसिस दे दी कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है।
अगर मैंने ये हाइपोथेसिस दी है तो साइंटिस्ट इसको हमने ट्रू मान लिया, साइंटिस्ट ने इनको ट्रू मान लिया। जब ट्रू मान लिया इफ़, तो उसमें हम डिडक्शन में क्या करेंगे, इफ़ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ देन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड हैव सेल। फिर उसका ये क्या रिडक्शन क्या बन जाएगी कि उससे हमने क्या डिडक्ट किया, हमने ये डिडक्ट किया अगर सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है देन जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें सेल पाया जाना लाजमी है। ये हमने इसमें इफ़ देन एल्स का लॉजिक इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिस्ट क्या करेंगे, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। वो देखेंगे कि जो हाइपोथेसिस किसी भी साइंसदान ने दिया है वो ठीक है या फिर नहीं। इन डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्राम हाइपोथेसिस, जो डिडक्शन हमने हाइपोथेसिस से ली थी, आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। जैसे कि हमने हाइपोथेसिस लिया सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिडक्शन हमने दी इफ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ देन ऑल ऑर्गेनिज्म शुड हैव सेल। तो उसको टेस्ट किया जाएगा कि ये जो हाइपोथेसिस दिया गया है ये आया कि ठीक भी है या नहीं। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस करेक्ट। एक और चीज़, एक आपने हाइपोथेसिस जब भी देते हैं दो से तीन हाइपोथेसिस आपने देने हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि अगर एक हाइपोथेसिस फॉल्स होता है तो दूसरा हम टेस्ट कर लेते हैं, अगर वो भी फॉल्स होता है तीसरा चांस हो सकता है तीसरा हाइपोथेसिस ठीक हो। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोथेसिस दिए जाते हैं, लेकिन सिंपल हाइपोथेसिस दिए जाते हैं। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। जो इनकरेक्ट होते हैं स्टूडेंट वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो फॉल्स हाइपोथेसिस होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड। जो हाइपोथेसिस करेक्ट होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एंड एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक्स फर्दर प्रेडिक्शन, फिर उससे फर्दर प्रेडिक्शन ली जाएंगे। अगर वो भी ठीक है तो हम फिर कह देंगे ये सब में पाया जाएगा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग्स उनमें पाया जाता है, फिर आगे एनिमल्स हैं उनमें आया कि पाया जाएगा या नहीं, या फिर प्लांट सेल है प्लांट है उनमें पाया जाएगा या नहीं। फिर हम उससे मज़ीद प्रेडिक्शन ले लेंगे। दैट प्रोवाइड एन इम्पैक्ट वे टू इम्पोर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी। फिर हम उसको देखेंगे कि आया कि ये और भी ज़्यादा मुफीद है, ठीक है या नहीं। वो फिर हमें चांस मिल जाता है कि हम उसको और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होगी वो इतना वैलिड होता जाएगा। वैलिड वो होगा जो चीज़ टेस्ट के टाइम स्टैंड कर जाएगी। जो टेस्ट के टाइम डिस्प्रूव हो जाए या फिर फॉल्स हो जाए वो तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, लेकिन जो टेस्ट के दौरान स्टैंड कर जाए वो चीज़ आगे फर्दर हमें फ़ायदा देगी। नेक्स्ट स्टेप था समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। आपने जो है रिज़ल्ट है उसको समराइज़ करना। जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद जो हाइपोथेसिस आपके पास एक्सेप्टेड हो गई, जो सही हाइपोथेसिस थी उसको आपने एक्सेप्ट किया, फिर आपने उसका रिज़ल्ट बनाया, समराइज़ किया। तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्राम द एक्सपेरिमेंट। वो क्वालिटेटिव डाटा लेते हैं, डाटा लेंगे। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होगा स्टूडेंट, वही डाटा जो कि नंबर की फॉर्म में होगा। फ्राम एक्सपेरिमेंट से लेंगे डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन अरेंज। फिर ग्रुप को जो डाटा होगा उसको अरेंज किया जाएगा ग्रुप की शक्ल में। एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली उसको ठीक करेंगे कि ये स्टैट से मैच करता है या नहीं। अगर स्टैटिस्टिकली वो डिस्प्रूव हो जाएगा तो फिर भी आपको जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग प्रूव कर दिया जाएगा। टू ड्रा कंक्लूजन्स बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फिर जो कंक्लूजन करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करवाते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है स्टूडेंट वो है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। आपने रिज़ल्ट को रिपोर्ट करना है। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल जो होते हैं उनमें वो उसको लिखते हैं, पब्लिश करते हैं। एंड बुक्स, फिर उनके ऊपर किताबें लिखते हैं। इन टॉक्स एंड एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स में फिर उनको अटेंड किया जाता है। फिर वहाँ लेक्चर दिए जाते हैं कि हमने ये हाइपोथेसिस दिया है, फिर उसका रिजल्ट समराइजेशन हुई है, फिर उसको रिपोर्ट किया जाता है। एंड सेमिनार एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, फिर इंटरनेशनल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में उसके सेमिनार मुनक्कद किए जाते हैं। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये जो रिपोर्टिंग द रिजल्ट या फिर पब्लिशिंग द रिजल्ट है, ये जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में, साइंटिफिक मेथड में। इट अलोज अदर पीपल टू वेरीफाई रिजल्ट और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम। ये दूसरे लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो जो है ना अपने इसके बारे में अपने रिज़ल्ट इकट्ठे करें, अपना रिज़ल्ट दें, या फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको डिस्प्रूव करें, या फिर दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट। इसमें हमने डिस्कस किया सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है
और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और उनको कैसे सोल्व किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं स्टूडेंट। दीज ऑल आर द स्टेप्स: रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, फार्मूलेशंस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, रिपोर्टिंग द रिजल्ट। ये स्टेप्स थे कुछ जिनको हमने मद्देनजर रखते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड को स्टडी किया है आज का लेक्चर में, जो कि चैप्टर नंबर 2 था फ्रॉम क्लास 9th। स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हमने देखना है थ्योरी एंड लॉ में क्या डिफरेंस होता है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस कैसे करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।